एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। विष्णु एक बहुत अच्छा इंसान था और नेक दिल भी था। उसका गांव में काम भेलपुरी बेचने का था। उसके द्वारा बनाई गई भेलपुरी गांव में सभी लोगों को खूब स्वादिष्ट लगती थी और सब लोग उसे खरीदना पसंद करते थे। वह गांव में अपना जीवन भेलपुरी बेचकर बिताता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, व्यापार बढ़ने लगा और विष्णु के द्वारा पूरा काम संभालना नामुमकिन हो गया था। उसने सोचा कि अब उसे मदद की जरूरत है और वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जो उसके व्यापार में उसकी मदद कर सके, जो वफादार और भरोसेमंद हो। जैसे कि वह सोच रहा था, उसे उसके दोस्त माधव के बारे में पता चला। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मेरा दोस्त माधव मेरी मदद कर सकता है और जितना मुझे पता है उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और उसका परिवार थोड़ा गरीब स्थिति में भी है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। हे माधव, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे विष्णु, मैं ठीक हूँ यार। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ विष्णु, बोलो, क्या बात है? देखो माधव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है, मेरा भेलपुरी का काम है और अब जब मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे किसी की सहायता चाहिए क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी काम में हाथ भी बटा दो। अरे हाँ विष्णु, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कितने समय से नौकरी भी नहीं है और मैं नौकरी ढूंढ भी रहा हूँ। ये तो मेरे परिवार के लिए मदद भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल से तुम्हारे साथ काम में लग जाऊंगा। ठीक है माधव, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो फिर हम कल मिलते हैं। अगली सुबह माधव दुकान पर गया और विष्णु के साथ काम पर लग गया। माधव ने भेलपुरी चखी और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगी। विष्णु को अब थोड़ी राहत मिली कि उसका दोस्त माधव उसके काम में सहायता कर रहा है। दोनों साथ में मिलकर भेलपुरी तैयार करते और उसे बेचने जाते। भेलपुरी, भेलपुरी, सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी। आइए, इस गांव की सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी को चखिए। एक प्लेट सिर्फ 5 रुपए की है। आइए, सभी आइए। माधव को सुनकर सभी लोग जो आसपास थे उसके पास आए। सब लोगों ने भेलपुरी को चखा। अरे वाह विष्णु, ये तो बहुत अच्छी भेलपुरी है। ये तो हमारे गांव की सबसे बेहतर भेलपुरी है। अंकल, आपकी भेलपुरी तो बहुत अच्छी है। मैं इसे दिन भर खाता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आगे भी खाता रहूंगा। धन्यवाद। विष्णु, जो भेलपुरी तुम तैयार करते हो वह बहुत अच्छी है। पूरा गांव तुम्हारी भेलपुरी की प्रशंसा करता है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी तो यहाँ पे हूँ, फिर भी सभी लोग विष्णु की ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने भी पूरे दिन संघर्ष किया है, लेकिन मेरी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। मैं भी बराबर का संघर्ष कर रहा हूँ, भेलपुरी बना रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे बराबरी का हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे निर्णय लेना होगा। विष्णु तो बहुत खुश है, उसका परिवार भी बहुत खुश है। अब मेरा परिवार तो केवल मेरी कमाई पर ही निर्भर है ना। मुझे कुछ करना चाहिए। अब मैं इस गुल्लक की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मैं इसमें से अपना हिस्सा लूंगा।
विष्णु से चोरी छुपे माधव उस गुल्लक से पैसे निकाल रहा था। वह हर दिन गुल्लक से पैसे निकालता और फिर गुल्लक विष्णु को सौंप देता और घर चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और विष्णु को ऐसा एहसास हुआ कि उसे व्यापार में कम लाभ हो रहा है। एक दिन उसने गुल्लक को देखा और सोचा कि गुल्लक में तो पैसे भी कम है। माधव, सुनो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस काम में कम लाभ हो रहा है और इन दिनों पैसे भी कम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। हम भेलपूरी तो उतनी ही बेच रहे हैं। हाँ दोस्त, मेरी बात सुनो। हमें कम लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भेलपूरी को कम पैसे में बेच रहे हैं। फिर विष्णु सोच में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं अकेला व्यापार संभाल रहा था तो लाभ भी ज्यादा हो रहा था और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग तो भेलपूरी बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर कमाई उतनी नहीं हो रही। तो क्या माधव पैसे चुरा सकता है? नहीं, लेकिन वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। विष्णु की बीवी शांति को एहसास हुआ कि विष्णु थोड़ा परेशान है। जी, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं और आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? विष्णु ने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हो रहा है। जी, आप ज्यादा परेशान ना होइए। ये केवल एक छोटी सी समस्या है। देखिए, सच्चाई बहुत लंबे समय तक छुपती नहीं है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। आप जाइए, आराम से सो जाइए। माधव और विष्णु अपने व्यवसाय में लग गए। उस दिन सारा काम आसानी से हो गया और माधव अपने घर के लिए रवाना होने से पहले उस गुल्लक में से पैसे चुराने जा रहा था। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गुल्लक जमीन पर गिर गई और कुछ आवाज हुई। विष्णु तुरंत उस आवाज को सुनकर वापस आया। अरे, ये क्या माधव, तुम अभी तक यहीं हो? तुम डरे क्यों हो यार? तुम्हें पसीना भी खूब आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या तुमने कोई अपराध किया है? जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम डर जाते हैं। मुझे बचपन से ही पता है कि मेरा दोस्त कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यह देखकर कि उसके दोस्त को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था, माधव को बहुत चोट पहुंची। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। क्या हुआ माधव, तुम अभी भी इतने परेशान क्यों हो? विष्णु मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे चोरी छुपे इस गुल्लक से पैसे चुरा रहा था। मेरा परिवार अभी भी बहुत गरीब है। मुझे ऐसा लगा कि जो हिस्सा तुम मुझे देते हो वो कम है, इसीलिए मैं पैसे चुरा रहा था और यही कारण है कि तुम्हें व्यवसाय में लाभ कम हो रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो। माधव की ये बात सुनकर विष्णु ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। माधव मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने चाहिए थे। चलो, फिर भी अब से तुम ईमानदार बनो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है विष्णु, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझ पे जो भरोसा दिखाया है मैं उसे बना कर रखूंगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई?
मैं गुस्से में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे काम को कम मान्यता मिल रही है और मैं पैसे चुराने लग गया। अगर विष्णु ने मुझे ये नौकरी नहीं दी होती, मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा होता। मेरा परिवार कितना गरीब है, इस नौकरी के बिना मैं क्या करूँगा? मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब से मैं वफादारी के साथ अपने दोस्त विष्णु के लिए काम करूँगा। विष्णु माधव से बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। विष्णु अपने दोस्त के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था, तो उसने तय किया कि उसे बराबरी का हिस्सा देगा, क्योंकि वह भी पूरी मेहनत कर रहा है बेलपुरी बनाने में और उसे बेचने में। वे दोनों खुशी खुशी व्यवसाय में वापस लग गए और खूब ईमानदारी से काम करने लगे। इसी तरह उनका व्यवसाय बढ़ता रहा और दोनों खुश थे। भुट्टे वाला। एक गांव में 3 सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन 3 दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखभाल करना। तीनों किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य 2 महिलाएं उस लंबी सोने की माला को देखकर आकर्षित हुईं और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थीं। यह जानने के बाद कि भूषण की पत्नी ने अपने पति की बचत से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचत से सोना और साड़ी खरीदे और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफजूल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए। तीनों ने इस पर चर्चा की। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे एक विचार लेकर आए जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ।
बस हमें ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो, आप महिलाओं के पास सिर्फ 30 दिन हैं। तीनों अपनी पत्नियों को समझाकर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामान्य स्थान पर मिली। 30 दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। अरे मेरे पास विचार है। हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं। हम 3 प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं, एक कच्चे, फिर एक तले हुए और एक वो जिस पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप हो। अन्य 2 महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थी। वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कच्चा भुट्टा 15 रुपए, तला हुआ भुट्टा 20 रुपए और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ 25 रुपए। एक महिला ने भुट्टे का छिलका उतारा, दूसरी ने भुट्टे को भूना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। 2 दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6000 रुपए कमाए। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए कमाए। 31वें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गईं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे। एक समय की बात है, एक महान राजा रहता था। उसे एक नई भूमि पर एक नया साम्राज्य बनाना था। खूब मेहनत से अपने लोगों के साथ बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें ये नई जमीन मिली थी। राजा उस जमीन को देखता है। वो जमीन उनके नए घर में तब्दील होने वाली थी और वो वहाँ एक आलीशान महल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना महल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो। ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टेंट बनाने लग गए। राजा के सिपाहियों ने राजा के लिए टेंट लगाया जिसमें वो बैठ सके। फिर उसने अपने खास सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे ये महल जल्दी बनाना है। हमें फुर्तीले कर्मचारी चाहिए। हमारी इस नई जमीन के पास पानी नहीं है। एक तालाब है मगर वो बहुत दूर है। मुझे कुम्हार की जरूरत है जो मिट्टी के घड़े बना सके। इन घड़ों में हम पानी रखेंगे।
मेरे राजा, ये तो बहुत कठिन है और इस पूरे राज्य में बस एक ही कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बना सकता है। कुछ नहीं होता, उसे बस जल्दी काम करना है और 100 घड़े बनाने हैं जिसमें रोज पानी भरा जा सके। इस किले को बनाने के लिए हमें बहुत से पानी की जरूरत होगी। जाओ, उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। उन सबके बीच एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। वो एक कुम्हार था। वो अपनी छत लगा ही रहा था जब राजा का खास सिपाही वहां अपने सिपाहियों के संग आया। राजेश, राजा का बुलावा आया है, तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो तुमसे कुछ खास काम के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। जैसे वो वहां से निकले, राजेश बहुत घबरा रहा था। वो कभी भी राजा के सामने नहीं गया था और सोच में पड़ गया था कि राजा को उससे क्या काम है। वो तो एक आम कुम्हार था। राजेश राजा के टेंट में गया और राजा के सामने उसने सर झुकाया। राजा जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम घड़े बनाते हो। जी राजा जी। मैंने ये भी सुना है कि इन सब लोगों में तुम एक ही हो जिससे अच्छे घड़े बनाने आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम अपना सारा हुनर इसमें लगा दो, मगर सबसे जरूरी है फुर्ती। देरी मत करना और मुझे निराश भी मत करना। अब जाओ, काम पर लग जाओ। मगर राजा जी। राजेश को टेंट के बाहर लेकर जाया गया और उसे अपना काम शुरू करना था। उसे बोलने का या अपनी चिंता प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसमें तो बहुत समय लगता, क्योंकि वो अकेला था। उसने अपनी चिंता को भुलाकर घड़े बनाना शुरू किया। ये काम बहुत लंबा था। और बहुत समय भी लेता था। उसने बस 2 घड़े ही बनाए थे कि सूरज ढलने का समय हो गया और सब सोने को जाने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो खास सिपाही राजेश के टेंट में गया। राजेश, जल्दी उठो। और काम करना शुरू करो। हमें आज ही 100 घड़े चाहिए। कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है। मगर साहिब, 100 घड़े? एक सिपाही से सवाल मत करो। राजेश अब बहुत परेशान हो गया था। वो एक दिन में 100 घड़े नहीं बना सकता था। उसने जल्दी से चिकनी मिट्टी मिलाई और घड़े बनाने का काम शुरू किया। आधा दिन बीत गया था और कर्मचारी उसके पास आकर घड़े लेने लग गए। उसने मुश्किल से कुछ ही घड़े बनाए थे, पर वो सब उसने उनको दे दिए जिसमें वो थोड़ा पानी तो ला सके। सिपाही ने राजेश को वो थोड़े से घड़े कर्मचारियों को देते देखा। अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा ने तुम्हें हुक्म दिया है और तुमने अगर इसका पालन नहीं किया तो मैं स्वयं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजेश काम कर ही रहा था और सिपाही के वहां से जाने के बाद राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने लाठी से बनाए हुए सभी घड़ों को स्वयं तोड़ने लगा। मुझे इन घड़ों से नफरत है। मैं 100 के 100 घड़े तोड़ दूंगा। राजा पास ही की एक पहाड़ी पर खड़ा था।
वो सभी लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसका नया किला कैसा होगा। एक ही चीज खराब थी कि पानी का ठिकाना वहाँ से बहुत दूर था और राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसने गुस्से से अपने नौकर को बुलाया। उस कुम्हार का क्या हुआ? वो इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? राजा जी, वो अकेला ही है जिससे घड़े बनाने आते हैं। वो अकेले ही 100 घड़े बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे अपने कर्मचारी किला बनाना शुरू करें। उसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्मचारी तो उस तालाब से पानी भी नहीं ला पाएंगे। वो सुबह नहा भी नहीं सकते, खाना बनाकर खा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे? किले का तो छोड़िए राजा जी, पानी के बिना जीना भी मुश्किल है। राजा ने अपने नौकर की बात पर गौर फरमाया। उसने बाहर आसमान की ओर देखा और सोचा, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा उस कुमार के बिना। वो तो इस राज्य के लिए सबसे जरूरी है। अगर उसने घड़े बनाना छोड़ दिया तो यहाँ सारा काम रुक जाएगा। देखो, तुम मुझे इसी वक्त उस कुम्हार के पास लेकर चलो। राजा उस कुम्हार के पास गया जो घड़े बना बना के पागल हो गया था। वो सभी घड़े बहुत कमजोर और सही आकार के भी नहीं थे क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बना रहा था। कुम्हार, अभी अपना सारा काम छोड़ो और यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश जी, राजा जी, राजेश। मुझे पता चला कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मुझे माफ कर दो, मेरे सिपाही तुम्हारे साथ बहुत कठोर थे। मैं जो भी इस राज्य के लिए बनाना चाहता हूँ सब तुम पर निर्भर है क्योंकि तभी पानी का इंतजाम हो पाएगा। राजा जी, मैंने बहुत कोशिश की मगर अकेले मैं नहीं कर सकता। मैंने आपके सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की मगर असफल हुआ। परेशान होकर तो मैंने स्वयं अपने घड़ों को तोड़ भी दिया था। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, कहो। मुझे 50 आदमी दीजिए, मैं उन्हें स्वयं घड़े बनाने सिखाऊंगा। आपका किला झट बन जाएगा और हमारे पास काफी पानी भी होगा। ये घड़े बनाना बहुत जरूरी है। जल्द ही राजा ने 50 आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हफ्ते बीत गए और राजेश ने 100 घड़े उन 50 लोगों की सहायता से बना दिए और किले का काम भी शुरू हो गया था और काम बहुत फुर्ती से हो रहा था। राजा राजेश से बहुत खुश थे। आखिरकार किला बन चुका था और फिर सभी लोग अपने नए घर में रहने लगे। फिर एक दिन राजा ने राजेश को अपने दीवाने खास में बुलाया। राजेश, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत ही आम समझा था। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजा जी। मैं ऐसे ही आपके लिए जी जान से काम करता रहूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों या चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। धन्यवाद।